एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी की ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक का आखिरी चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, और इसी के साथ हमारी बुक 1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। आज हम जानेंगे ट्रेड के बारे में एंड दैट टू ऑन इंटरनेशनल लेवल। आप ट्रेड समझोगे, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी आप ट्रेड में कंसिडर कर सकते हो। जब आप कुछ चीज़ जाके खरीद रहे हो बाजार से, वो भी ट्रेड है। ठीक है, हर चीज़ ये सब ट्रेड एंड कॉमर्स में आती है। अब आज जानोगे आप कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होते हैं, एक्सपोर्ट कैसे होते हैं। ये सब चीज़ों को आप इसमें जानने वाले हो। हमारा कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में लार्जेस्ट ट्रेड होता है, ये सब चीज़ें आप रिलेटेड टू वर्ल्ड पर्सपेक्टिव आप जानने वाले हो। और जो बुक 2 है आपकी, उसमें भी सेम यही नाम से एक चैप्टर होगा जहाँ आप इंडियन ट्रेड के बारे में जानोगे। तो चलो देखते हैं ट्रेड क्या है। ट्रेड इज डिफाइंड एज वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। दो जनों के बीच में जो अपनी मर्जी से एक्सचेंज करते हैं ऑफ अ गुड या फिर सर्विस, उसे हम कहते हैं ट्रेड। ठीक है, आप अपने स्कूल को फीस देते हो और आपको बदले में एजुकेशन मिले, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेड। आपको चिप्स खाना है, आप जाके पैसे देते हो, चिप्स मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेड। ठीक है, एंड जो है वेयर वन पार्टी सेल्स एंड अदर पार्टी परचेजेस, एक पार्टी सेल करेगा, दूसरा पार्टी या तो कंज्यूम करेगा या परचेज करेगा। दिस एक्सचेंज कैन बी म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों को ही बेनिफिशियल होता है। एज बोथ पार्टीज गेन फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, एक ने पैसे कमाए, दूसरे को जो कंजम्पशन था वो कंप्लीट हो गया, एक की नीड फुलफिल हो गई। नेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें, इन्वॉल्व्स एक्सचेंज विद इन अ सिंगल कंट्री। नेशनल ट्रेड मतलब जो कंट्री के अंदर ही जो एक्सचेंज हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जो आउटसाइड द कंट्रीज हो रहा है, जिसमें जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स को गुड्स या सर्विसेज क्रॉस करके जाती हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। कंट्रीज एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड टू एक्वायर कमोडिटीज दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली और टू परचेज आइटम एट अ लोअर कॉस्ट फ्रॉम अदर नेशन। तो इंटरनेशनल ट्रेड हम कब करते हैं? कोई ऐसी कमोडिटी खरीदने के लिए जो हमारी कंट्री में ना बनती हो या हम ना बना सकते हो, या हमारे पास प्रेजेंट ऐसी इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसे बना ले, या फिर अगर कोई चीज़ दूसरी कंट्री में बहुत सस्ती मिल रही है, हमें खुद बनाने पर ज़्यादा महंगी पड़ेगी, तो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड हुआ करता था बार्टर सिस्टम के थ्रू, जहाँ पे पैसे का ज़रूरत नहीं होती थी, बार्टर इकोनॉमी चलती थी। इस सिस्टम में डायरेक्ट एक्सचेंज होता था विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पॉटर है, उसको अगर प्लम्बिंग की सर्विस चाहिए तो पॉटर कहता था ले तू 4-5 घड़े ले जाओ और वापसी पे मेरे को जो है मेरी जो ये घर का जो पाइपलाइंस है उसको सही कर दे। कंट्रीज, ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे 1 किलो चावल दे के 1 किलो गेहूँ ले लिया, इस टाइप से। बट इसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी, इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए कि अगर तुम्हें चावल बेचने हैं, तुम चाह रहे हो, तो बदले में तुम्हें गेहूं ही चाहिए, क्या पता तुम्हें दाल चाहिए हो, तो तुम दाल वाले पे जाओगे, 1 किलो दाल लेके 1 किलो चावल उसे दे दोगे। बट गेहूं वाला तो बेचारा रह गया ना बिना चावल के, उसे तो चावल चाहिए थे, बट चावल वाले ने कहा मेरे पास तो पड़ा है गेहूं, मुझे नहीं चाहिए। तो इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती थी। फिर जब हमारा मनी आ गया, ठीक है, देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ मनी। पहले सोने चांदी के सिक्के होते थे, देन पेपर मनी अब हमारा आ गया, अब डिजिटल मनी भी आ गया है। तो मनी ने ये सारी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की खत्म कर दी थी। ठीक है, कंट्रीज एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड टू एक्सेस अ वाइडर वेराइटी ऑफ गुड। इंटरनेशनल ट्रेड हम बहुत सारी वेराइटी ऑफ गुड को लिए भी करते हैं। इकोनॉमी एफिशिएंट होती है हमारी, और इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ते हैं कंट्रीज के बीच में जब हम ट्रेड करते हैं। तो ठीक है, बाय ट्रेडिंग कंट्रीज कैन स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वेयर दे हैव अ जो है अच्छी इनको एडवांटेज है। ठीक है, जैसे कि एक कंट्री के पास एक एडवांटेज है, उन्हें ये प्रोडक्ट बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो बाकी कंट्रियों को वो बेच के बहुत प्रॉफिट भी कमा सकती हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस ऑफ बार्टर इकोनॉमी। तो बार्टर इकोनॉमी कब यूज़ होती है? तो आपको पता है बार्टर इकोनॉमी पुराने ज़मानों में यूज़ होती थी। एंड बार्टर इकोनॉमी में क्या चाहिए? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देता था ट्रेड को। अब किसी को गेहूँ चावल वाले एग्जाम्पल से आप याद रखना। अब प्रोडक्शन ऑफ मनी जब हो गया, जब हमारी वर्ल्ड के अंदर मनी इंट्रोड्यूस होगा, तो उसके बाद से ट्रांजैक्शन जब मनी की तरह होने लगा है। मनी एक कॉमन मीडियम था, 10 रुपये का नोट है, 10 से आप चिप्स भी खरीद सकते हो, 10 रुपये की आप जो है 4 जो है पेंसिल भी खरीद सकते हो, उस 10 रुपये से आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीद सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक। ऐसा नहीं होगा बिस्किट लेके जाओगे, भाई ढूंढोगे भाई या किसके पास 4 पेंसिल है, ले भाई बिस्किट के बदले पेंसिल दे दे, वो कहेगा मुझे बिस्किट नहीं चाहिए। तो अब ये सब चीज़ें नहीं है। अर्ली फॉर्म्स ऑफ मनी थे हमारे कॉइन्स, उसके बाद पेपर करेंसी आया। हाई वैल्यूड जो है ऑब्जेक्ट सर्व्ड एज मनी इंक्लूडिंग जो है आप बहुत सारे ना हाई वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको भी मनी में इंक्लूड कर लिया जाता था अर्लियर फॉर्म्स में। जैसे कॉइन मनी होता था,
पेपर करेंसी बनी होती थी, बट सम हाई वैल्यूड ऑब्जेक्ट ऑल्सो वर इंक्लूडेड इन मनी, ठीक है। द यूजेस ऑफ दीज आइटम मेड ट्रेड ईजियर एंड पेव द वे फॉर मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम। कौन सी आइटम्स ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इनको ऐसा तो नहीं ना सीधा प्रिंटिंग मिंट लग गई और वहाँ पे जो है छपने शुरू हो गए नोट हमारे, नहीं ना, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। तो इनिशियली अगर आपको बोलो बहुत पुराने ज़माने से, तो ट्रेड के लिए मनी की जगह क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी, फ्लिंटस्टोन्स, ठीक है, कोरी शेल्स जो होते हैं, टाइगर के पॉ, वेल के तीर, डॉग के तीर, एनिमल की स्किन एंड फर्स, कैटल, राइस, पेपरकॉर्न, सॉल्ट, स्मॉल टूल्स, प्रेशियस मेटल जैसे कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर को ट्रेड के लिए यूज़ करा जाता था। तो ये अर्लियर टाइम्स का आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखना है। नाउ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं। क्या है हिस्ट्री हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है। चलो मैंने नोट्स बना दिए, तो इससे आपको पूरी एनसीईआरटी रीड भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने इतने बढ़िया नोट्स बना दिए, ये सब आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे मिल जाएंगे, वहाँ मैंने अपलोड कर दिए हैं। ऐसे स्लाइड फॉर्म में नहीं करें, प्रॉपर नोट्स फॉर्म में करें कि डायरेक्टली आप उससे जो है अपना रिविजन कर सकते हो। एंशिएंट ट्रेड की अगर हम बात करें, लॉन्ग ट्रेड जब पुराने ज़मानों में बहुत रिस्की होता था, लिमिटिंग एक्सचेंजेस टू लोकल मार्केट ओनली, क्योंकि भाई समुद्री यात्रा पे तुम निकलोगे ट्रेड करने के लिए तो इतने तो अच्छे शिप नहीं थे, डूब जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर से बहुत सारे अटैक्स भी होते थे, तो ऐसा नहीं है एंशिएंट ट्रेड नहीं होता था। इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारे यहाँ की थी, वो मेसोपोटामिया तक से ट्रेड लिंक थे, ओमान तक से थे, तब से। कौन सी BCE की बात है, तो जिन बच्चों के पास हिस्ट्री नहीं होने तो याद ही नहीं होगा, 2700 BCE से ये सब चल रहा है। बट जो है लोकल एरिया में ट्रेड ज़्यादा होता था। मोस्ट रिसोर्सेज वर स्पेंट ऑन बेसिक नेसेसिटी, जितना पैसा मतलब नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे तब, ये जो अलग अलग मैंने फॉर्म्स बताई, जितनी किसी के पास अपनी वेल्थ होती थी वो ज़्यादातर उनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पे खर्च करते थे, और जो कुछ उनके पास ज़्यादा होती थी तो वो लग्जरी आइटम भी खरीदते थे। जैसे पुराने ज़माने में परफ्यूम एक बहुत लग्जरी आइटम होता था, ठीक है। फिर सिल्क रूट जब बना तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था हमारा। एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है हमारा जो सिल्क रूट था, जो रोम से लेके चाइना को कनेक्ट करता था। 6000 किलोमीटर का ये रूट रहता था, ठीक है। अब भी ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट हाई वैल्यू कमोडिटीज। अब इस सिल्क रूट से चाइना से जो है हाई वैल्यू कमोडिटी, जैसे चाइना का सिल्क, रोमन की वूल और प्रेशियस मेटल इंडिया और पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से घूमते हुए जाते थे। तो ये जो था ना, ये सिल्क रूट जो था, इसने पूरे के पूरे वो जो है वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट करवाया था। इंडिया से भी बहुत सारी प्रेशियस चीज़ें वो चाइना पहुंचती थी, फिर चाइना से सिल्क रूट से यूरोप, यूरोप से फिर वापस, इस टाइप से ट्रेड इनिशिएट होता था। फिर मेडिवल टाइम्स में क्या हुआ, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर जो है वो खत्म हो जाता है, उसका फॉल हो जाता है, यूरोपियन कॉमर्स ग्रू इन द 12th एंड 13th सेंचुरी। तो यूरोपियन कॉमर्स मतलब क्या हुआ, व्हाट्स यूरोपियन कॉमर्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के समय के से जो वो चल रही थी ना, ट्रेड हो गया वो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ओशियन रूट्स डेवलप हो गए, हमारी इकोनॉमी डेवलप होने लग गई, वर्ल्ड डेवलप होने लग गया, तो ट्रेड की लेवल बहुत बढ़ गई, ठीक है। अब कॉलोनियलिज्म एंड स्लेव ट्रेड। तो कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ क्यों आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए, ट्रेड के बहाने से ही तो आए थे कि ट्रेड करने आए, और हमें लूट कर ले गए थे वो सारे के सारे। तो बिगनिंग इन द 15th सेंचुरी, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ हमारे साथ नहीं करा, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाकर अपनी कॉलोनी बनाई, और उन्हें एक जो है बहुत ही ज़्यादा क्या करा था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ख़राब कर दिया था, उनकी इकोनॉमीज़ को जाके लूट लिया था एक तरीके से, ठीक है। और इसी समय में स्लेव ट्रेड भी इमर्ज हुआ था, यानी कि इंसानों तक को नहीं जो है इन लोगों ने लीव करा था, इंसानों तक को ऐसे जैसे कि कोई चिप्स के पैकेट हो, टॉफ़ियाँ हो, इस तरीके से बेचा जाता था इंसानों को कि ये 10 गुलाम है, ये 10 स्लेव हैं, जाओ इन्हें खरीद लो इतने पैसों में, ठीक है। ये जो वुमेन स्लेव होती थी उनको कम पैसों में बेचा जाता था, जो जितना स्ट्रांग होता था उससे ज़्यादा पैसों में बेचा जाता था कि उनसे अपने घरों के काम कराएंगे, फार्म पे काम कराएंगे, फील्ड पे काम कराएंगे। एक इंसान का जो स्लेव होता था उसका तो हक कोई मैटर ही नहीं करता था, ये नहीं कि बिकने के बाद उसके पास वो खुद बिक गया तो उसे पैसे मिलते थे, नो, वो तो एक गुलाम था, उसकी तो कोई चलती ही नहीं थी कि जो उसका मास्टर होगा उसकी मर्जी है, वो उसको आगे कितने भी लोगों को बेचता रहे। ऐसा स्लेव ट्रेड चलता था, ठीक है। 15th सेंचुरी से लेके बहुत आगे तक चलता था। स्लेव ट्रेड कब अबॉलिश हुआ, धीरे 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 जाके जब सोसाइटी समझदार होती है तो स्लेव ट्रेड अबॉलिश होने लगता है। तो पोर्चुगीज, डच, स्पेनियर्ड्स, ब्रिटिश कैप्चर्ड अफ्रीकन्स एंड ट्रांसपोर्टेड देम टू अमेरिका फॉर लेबर इन प्लांटेशन। तो इन्होंने अफ्रीकन्स को कैप्चर करा, उनको स्लेव बनाया, उनको अमेरिका पहुंचाया और वहाँ पे उनसे क्या कराया, वो कराई, मजदूरी कराई प्लांटेशन के ऊपर। स्लेव ट्रेड वॉज लुक्रेटिव फॉर ओवर 200 ईयर्स, यानी कि चलता रहा बहुत बढ़िया तरीके से 200 साल तक स्लेव ट्रेड। अबॉलिश होता है स्लेव ट्रेड हमारा जाके डेनमार्क के अंदर 1792 में, 1 मार्कर है याद रखना। ब्रिटेन में 1807 में स्लेव ट्रेड खत्म होता है। यूनाइटेड स्टेट में 1808 में हो जाता है, जब
लोग प्रोटेस्ट करते हैं और इतनी लोगों के अंदर जो है इंसानियत आ जाती है कि दैट वी शुडंट ट्रीट ह्यूमंस लाइक स्लेव्स, या आप कह सकते हो ऐसा इनह्यूमन ट्रीटमेंट हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए। फिर होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज लगनी शुरू होती है, इंडस्ट्री लगेगी, प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बिकेंगे, ट्रेड इंक्रीज होगा। तो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू इंक्रीज डिमांड फॉर रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्रीज लगने से रॉ मटेरियल की भी डिमांड बढ़ती है। जैसे कि एक इंडस्ट्री है वो कॉटन की शर्ट बना रही है, तो कॉटन उसका रॉ मटेरियल है, जब तक उस पर कॉटन आएगी नहीं तो वो शर्ट कैसे बनाएगी। तो ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलती ऐसी मिले थी जहाँ कॉटन के कपड़े बनते थे, बट इन पे खुद कॉटन तो थी नहीं उगाने वाली, तो ये हमारी कंट्री से बहुत सस्ते रेटों पे कॉटन उगा के ले जाते थे। एंड उसके बाद क्या करते थे, जब कॉटन के कपड़े बन जाते थे, यानी कि शर्ट बन गई, ट्राउज़र बन गया, कुछ भी बन गया, उसके बाद में उसे हमारे इंडियन मार्केट्स में ला के बेचा करते थे। तो ये रॉ मटेरियल हमारे से सस्ते में खरीद के वहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना के यहाँ के बेचते थे एंड पूरी तरीके से हमें एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, कहीं ना कहीं आगे ये पढ़ने को भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट बुक के अंदर। तो जो है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर रॉ मटेरियल लाइक ग्रेन, मीट, वूल। हाउ एवर देयर मॉनिटरी वैल्यू डिक्रीज कंपेयर टू मैन्युफैक्चर गुड। बट धीरे धीरे इनकी मॉनिटरी वैल्यू डिक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चर गुड। जैसे ये कॉटन की रॉ बॉल है, उसका कॉटन की शर्ट से तो कम ही प्राइस होगा। ये गेहूं के दाने हैं, गेहूं के दानों का एक प्रॉपर बिस्किट के पैकेट जो गेहूं से ही बना है बिस्किट, उससे तो कम होगा ऑब्वियसली, ब्रेड से तो कम होगा। ठीक है, गेहूं जो होता है आप खुद चक्की से आटा पिसवा के लाओगे सस्ता पड़ेगा, वही आप किसी ब्रांड का खरीदते हो फैक्ट्री मेड तो महंगा पड़ता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे गिवन है कि फिर क्या होने लग गया, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो कम होती थी एज कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज नेशन ने फिर क्या करना शुरू करा, इंपोर्ट करने शुरू करे प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे कि रॉ मटेरियल। एंड मैंने आपको बता ही दिया था कि इन्होंने जो है स्टार्टिंग में क्या करा, अपने बिगैन इंपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टेड वैल्यू एडेड फिनिश गुड्स बैक टू नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशन। ठीक है, तो इंपोर्ट मतलब क्या होता है, बाहर से खरीदना। तो इन्होंने बहुत सस्ते रेटों पे हमारे से रॉ मटेरियल खरीदा एंड देन एक्सपोर्ट मतलब होता है बाहर बेचना, और हमें बेचना शुरू करा फाइनल गुड्स दैट आई टोल्ड यू इन द रिसेंट एग्जाम्पल। लेट 19th सेंचुरी के अंदर शिफ्ट हो जाता है ट्रेड के अंदर, जो रीजन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज इंडस्ट्रियल नेशन स्टार्टेड ट्रेडिंग प्राइमरली विद ईच अदर। धीरे धीरे क्या होता है, अब ये जो थे इन्होंने हम जो रॉ मटेरियल जिन कंट्रीज से लिया करते थे उनसे फिर इतना जो है उनका ट्रेड लिंक्स खत्म हो जाते हैं। अब ये आपस में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रिलेशंस अपना ट्रेड लिंक्स बिठा लेते हैं। नेक्स्ट, जब इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर पड़ा ना इनके ऊपर, तो हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गया। तो जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो है इंट्रोड्यूस ट्रेड टैक्सेस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद ट्रेड के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगने शुरू हो गए। यानी कि यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि 1000 kgs ऑफ कोई वेट कह रही हूँ मैं, या 2000 kgs कर लो, ट्रेड तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का होता है। 2000 किलो अगर मुझे जो है मैं कह रही हूँ मैं वेट किसी कंट्री के यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो इसके ऊपर जब ये उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होने लगता है टैक्सेस लगने के बाद। तो धीरे धीरे और कोई चीज़ इंपोर्ट कराओगे उसके ऊपर टैक्सेस, तो और कितना आप कर सकते हो, 2000 किलो कर भी सकते हो या नहीं, थोड़ी कम क्वांटिटी करनी पड़ेगी। तो ट्रेड के ऊपर बहुत क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन और ट्रेड के ऊपर टैक्सेस लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है, ठीक है, दोनों ही वॉर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ट्रेड को कंडक्ट कराने के लिए इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये डायरेक्टली सीधी नहीं बनी थी, इससे पहले बनी थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और बाद में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका काम क्या है, जिससे ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करा पाए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस ना हो, टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को हम टैरिफ्स कह सकते हैं, बहुत सारे टैक्सेस ना हो। ठीक है, और इस को फैसिलिटेट कराने के लिए वर्ल्ड लेवल पे ये बनी थी। तो क्या है इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रेड पे, जो डायनामिक बदला कि कैसे रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स कहाँ पे बिकते थे। ठीक है, शिफ्ट इन ट्रेड कैसे हुआ, इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ, एंड ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको याद रखना है। नाउ व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, ज़रूरत क्या है आपको दूसरी कंट्री से ट्रेड करने की, खुद ही बना लो सब कुछ, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो कंट्री इज फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज एफिशिएंटली लीडिंग टू अ स्पेशलाइजेशन। अब हर कंट्री ऐसी है जो एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस को बहुत अच्छे से बनाती है। जैसे इंडिया बहुत सारी चीज़ों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जैसे कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन के हैं, कॉफ़ी के हैं, शुगर के हैं, और चाय पत्ती के हैं, बहुत सारी चीज़ों के हैं हम।
कॉफ़ी के तो शायद हम, मुझे पता नहीं, बट हाँ दालों के बहुत सारों के हैं, बहुत सारी चीज़ों के हम हैं। तो ट्रेड होता ही इसलिए बिकॉज जब कोई कंट्री किसी चीज़ को, सर्टेन गुड को अच्छे से बनाती है, सर्विस को, तो बाकी कंट्रीज चाहेंगे कि हम इनसे खरीद ले, rather than हम खुद बनाएं। ठीक है, ट्रेड इज ड्रिवन बाय द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की नीड एंड द एबिलिटी टू ट्रांसफर दीज गुड्स और सर्विस बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो जब ये गुड्स की नीड होती है उसकी वजह से ट्रेड जो है इमर्ज होता है और फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये फैसिलिटेट हो पाता है। इंटरनेशनल ट्रेड हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंट्री आपस में टाइज रखी क्यों पाती है? ट्रेड की वजह से। जब हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ उसके बाद में हमने चाइना के साथ में चाहे बाकी रिलेशंस खत्म कर दिए, बट ट्रेड रिलेशन तो अब भी इतने ज़्यादा है हमारे चाइना के साथ में। ये एक एग्जाम्पल है कि कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होना कितना ज़रूरी है। डेवलप ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से ट्रेड पॉसिबल है, और अगर ये नहीं होगा तो ट्रेड हो ही नहीं सकता है। नो कंट्री वांट्स टू मिस आउट ऑन इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं जाती है तो उसको लॉस होंगे। जैसे कि जब हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी तब हम इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होते थे। फिर 1991 में हमने LPG लगाई थी, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे, उसके बाद हमने ग्लोबलाइज कर लिया था अपनी मार्केट को, लिबरल कर लिया था, एंड देन वी इनिशिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड ऑन अ बिगर लेवल। ठीक है गाइस, तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हेयर वी विल सी कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को डिटरमाइन करते हैं। कब कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकती है, उसको कब चांस मिलेगा कि वो भी इंटरनेशनली ट्रेड कर पाए। पहला आता है उसकी नेशनल रिसोर्सेज के बेसिस पे। जो उसके नेशन के अंदर, जो उसकी कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना ट्रेड कर पाएगी। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ है जिनके पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज होती है तो फिर वो उन्हें बेच भी देते हैं बाहर की कंट्रीज़ को। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जो है हमारे जो वर्ल्ड है उसकी जियोलॉजी अलग अलग है। ठीक है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे डिजर्ट है, तो कहीं पे कुछ है, कहीं पे क्लाइमेट कैसा है, कहीं पे क्लाइमेट कैसा है, कहीं पे सॉइल कैसे है, तो कहीं पे सॉइल कैसे, कहीं की सॉइल बेकार है, ख़राब है, तो वहाँ पे खेती नहीं हो सकती। हमारी सॉइल अच्छी है तो हम खेती करते हैं, तो हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बेचेंगे। किसी की धरती के नीचे तेल है तो वो तेल बेचेगा। इस टाइप से जो है इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करता है हमारा पूरा का पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर ही, कि भाई अलग अलग डिफरेंसेस है तभी तो ट्रेड फैसिलिटेट हो पा रहा है। सब कंट्रीज़ के पास सारी चीज़ें होती तो ट्रेड क्यों करते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब ज़्यादा ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंसेज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करो तो जैसा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैसा लैंड है, उस टाइप का मिनरल निकलेगा। टोपोग्राफी इफेक्ट करती है एग्रीकल्चर को। ठीक है, और साथ ही के साथ में लो लैंड्स फेवर एग्रीकल्चर, माउंटेन्स प्रमोट टूरिज्म। कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे लो लैंड्स है, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा तो वो एग्रीकल्चर करेंगे। अब कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे माउंटेन रीजन्स अच्छे हैं तो वहाँ पे लोग टूरिस्ट की तरह जाएंगे। तो ये भी किसका पार्ट हो गया? टूरिज्म इज ऑल्सो अ इंडस्ट्री ओनली। फिर आता है मिनरल रिसोर्सेज। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। तो जो है जिस कंट्री के पास मिनरल नहीं है तो वो दूसरी कंट्री से खरीदेगा ना। और जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद तो ये और बढ़ गया। क्लाइमेट भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारे इनडायरेक्टली ट्रेड को। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट की वजह से कोई कंट्री कोई प्रोडक्ट बना पाएगी, कोई कंट्री कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी। जैसे वूल प्रोडक्शन कोल्डर रीजन्स में हो सकता है, ठीक है। बनाना, रबर और कोको का प्रोडक्शन ट्रॉपिकल रीजन में हो सकता है। तो किसी कंट्री में ठंड है और उसे बनाना चाहिए तो कैसे मिलेगा? उसे उस कंट्री से खरीदना पड़ेगा जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। सिंपल, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब आता है पॉपुलेशन फैक्टर भी ट्रेड पे को इफेक्ट करता है, जैसे कि कल्चरल फैक्टर। सबसे पहले यूनिक आर्ट एंड क्राफ्ट्स क्रिएट अ वैल्यूएबल ट्रेड आइटम, ठीक है। जिन जिन कंट्रीज़ के पास अपना यूनिक आर्ट एंड क्राफ्ट होता है तो वो ट्रेड करी जाती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है चाइना की जो पोर्सलिन है, यानी कि कप प्लेटों का सेट होता है ना, जो पोर्सलिन फाइन बहुत ही ज़्यादा उनके मटीरियल से बनी होती है वो। ईरान के कारपेट, नॉर्थ अफ्रीका का लेदर, इंडोनेशिया बाटिक, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनली ट्रेड की जाती है। साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, जिनके पास में ज़्यादा पॉपुलेशन या डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है, वो हाई इंटरनल ट्रेड करती हैं बट लो एक्सटर्नल ट्रेड, एज लोकल मार्केट कंज्यूम मोस्ट प्रोडक्शन। जिनके पास में बहुत सारी पॉपुलेशन है, हाई डेंसिटी है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर, वो ज़्यादा इंटरनल ट्रेड करती है, यानी कि नेशनल ट्रेड ज़्यादा करती हैं, क्योंकि जो हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है।
एक्सपोर्ट तो बाद में करेंगे ना, खुद की प्रोडक्शन के लिए अभी हम अपना बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्फ्लुएंसेस डिमांड फॉर क्वालिटी इंपोर्ट्स, ठीक है। अगर कोई कंट्री अमीर है तो वहाँ के लोग महंगी महंगी चीज़ें इंपोर्ट कराएंगे। लोअर स्टैंडर्ड लिमिट्स एक्सेस टू जो है कॉस्टली गुड्स। अगर आपकी जो है कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा नहीं है तो आप कॉस्टली गुड, जो इंपोर्टेड गुड होता है वो कॉस्टली होता है, वो आप नहीं मंगवाओगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड, ठीक है। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे ट्रेड कैसा होगा। एग्रीकल्चरल कंट्रीज ट्रेड एग्रो प्रोडक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स। जो कंट्रीज एग्रीकल्चर पे बेस कर रही होती हैं तो वो क्या करती है, वो ट्रेड करती है एग्रो प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज नेशन मशीनरी को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हम बड़े बड़े देशों से मशीनरी खरीदते हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स खरीदते हैं, और ये लोग इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को। एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर आज के समय पे देयर आर सो मेनी फॉरेन कंपनीज, एप्पल ले लो, डोमिनोज ले लो, मैकडॉनल्ड्स ले लो, ये सब क्या है, दीज आर फॉरेन कंट्रीज। ये आके हमारी कंट्रीज़ के अंदर अपनी जो है बेसिस लगाती हैं। कंट्रीज बाय फंडिंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ऑयल, एग्रीकल्चर। आज के समय पे तो बाहर की कंट्रीज दूसरी कंट्रीज में जाके कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में लगा रही है, जैसे कि माइनिंग रिलेटेड, ऑयल रिलेटेड और एग्रीकल्चर, ठीक है। दिस लीड टू इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ फूड एंड मिनरल एंड क्रिएट मार्केट्स फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट पे भी डिपेंड करता है कि ट्रेड कैसा होगा। हिस्टोरिकली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी तो ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब तो रेल, ओशन, एयर ट्रांसपोर्ट सब इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है तो उससे ट्रेड होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इफ यू हैव इकोनॉमिक्स सो यू नो अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम रिकॉर्ड करते हैं आप कह सकते हो जितना भी हमारा एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जितने गुड्स और सर्विसेज हमने इंपोर्ट करे और जितने हमने एक्सपोर्ट करे उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है लिखते हैं। तो इट रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय कंट्री। अगर मैंने किसी कंट्री में मेरा कोई प्रोडक्ट है, जैसे मेरी कंपनी है फैशन की, उसमें मैंने टॉप्स बनाती हूँ, ठीक है, मैं जैकेट्स बनाती हूँ, तो मैंने उसे इंपोर्ट करा, वो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में लगेगा। अब उसको बनाने के लिए मैंने कोई फाइन बहुत ही मटीरियल क्लॉथ कपड़ा था जो मैंने इंडिया से नहीं बाहर से इंपोर्ट कराया है, तो वो भी इसी में जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बैलेंस ऑफ ट्रेड में आते हैं, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, यानी कि हमने बाहर से ज़्यादा चीज़ें खरीदी है एज़ कम्पेयर टू हमने बाहर बेची हो। और पॉजिटिव तब होता है जब हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करा हो और इम्पोर्ट कम करवाया हो, ठीक है। कि आपने बाहर बेचोगे ज़्यादा तो कमाई ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव हो गया। खरीदोगे ज़्यादा तो पैसा देना पड़ेगा, तो इसको हम नेगेटिव कह देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होती है, नेगेटिव बैलेंस जो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, उससे ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स होती है देन अर्निंग फ्रॉम इंपोर्ट्स, रिस्किंग फाइनेंशियल रिजर्व डिप्लीशन। अगर हम लोग जो है इंपोर्ट्स के ऊपर इतने सारे टैक्सेस लगाए क्यों चाहते हैं कि हम ज़्यादा इंपोर्ट ना करें चीज़ों को। इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट अगर कम हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, खुद सोचो आप। इंपोर्ट कराने के लिए क्यों ये थोड़ी आप इंडियन रुपीज़ दोगे, नहीं, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स में पेमेंट करनी होगी। अब आपने इतने डॉलर कमाए तो नहीं जितने खर्च कर दिए इंपोर्ट्स पे, तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो जाएगा। डिस बैलेंस से हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे सीरियस इश्यूज पड़ सकता है। नाउ आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। चलो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में पहला आपको गिवन है बायलैटरल ट्रेड, यानी कि बाय मतलब समझ में आ रहा है दो कंट्रीज के बीच का ट्रेड। कंट्री एग्री टू एक्सचेंज स्पेसिफिक कमोडिटीज, एग्जांपल कंट्री ए ट्रेड्स रॉ मटेरियल विद कंट्री बी इन रिटर्न फॉर अदर आइटम, दो कंट्रीज के बीच का ट्रेड। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीलेटरल ट्रेड, ये कंडक्ट होता है मल्टीपल ट्रेडिंग कंट्रीज के बीच में। अ सिंगल कंट्री कैन ट्रेड विद सेवरल कंट्रीज, ठीक है, कि एक सिंगल कंट्री अपनी प्रोडक्ट्स को सेवरल कंट्रीज तक भेज रही है। कंट्रीज में ग्रांट मोस्ट फॉरवर्ड नेशन फेवर्ड नेशन स्टेटस टू सम ट्रेडिंग पार्टनर्स इंश्योरिंग फेवरेबल ट्रेड कंडीशन। अब कई बार ऐसा होता है इंटरनेशनल मार्केट में कुछ कंट्रीज को टैग दे दिया जाता है MFN का, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि इनसे जो है ट्रेड पार्टनर सब बनेंगे, तो इट्स गुड, अच्छा ट्रेड पार्टनर है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। केस ऑफ फ्री ट्रेड, अब ये फ्री ट्रेड क्या होता है अब हम ये जानते हैं। चलो तो अगर डेफिनेशन आएगी एग्जाम में लिखने को तो आप ये लिख सकते हो, फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स अलोइंग ग्लोबल कंपटीशन अमंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो फ्री ट्रेड मतलब क्या हुआ कि जो तारीफ्स हैं, जो इंपोर्ट के ऊपर हम टैक्सेस लगाते हैं, उन्हें कम करना, इकोनॉमी को लिबरल करना कि बाहर की कंट्रीज आपके वहाँ पे आके अपनी MNCs लगा सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सके, इसे हम फ्री ट्रेड कहते हैं। पुराने ज़माने में इंडिया की अगर आप बात करो, आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर 1991 तक
तक हम फ्री ट्रेड ज़्यादा नहीं करते थे, हमने इकोनॉमी को लिबरल नहीं कर रखा था, हम इम्पोर्ट्स नहीं करते थे, हमें फोकस करना था, हम डोमेस्टिकली इंडस्ट्री लगा के चीज़ों को बनाए, ठीक है। तो बट हमने फिर फ्री ट्रेड करा। अब जब फ्री ट्रेड होता है तो कंपटीशन इंक्रीज होता है, पोटेंशियली लोअरिंग प्राइसेस एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी। देखो क्या है कि हमारी कंट्री की एक इंडस्ट्री है, उसने शर्ट बनाई है कॉटन के कपड़े से या कोई भी जैकेट बनाई है एक, ठीक है, और वो हमारी कंट्री में 1000 रुपये की बिक रही है, ठीक है, और इसकी क्वालिटी सो है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। वहीं पे एक फॉरेन कंपनी है, बाहर के देश की कोई कंपनी है, उसने एक शर्ट या जैकेट जो है वो हमारी कंट्री में आके 500 रुपये की बेचने लग गई और क्वालिटी भी हमारे वाले से बढ़िया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया हम इसे खरीदेंगे 500 वाली को, बाहर के देश के, तो क्या हुआ, सस्ती भी है, ऊपर से क्वालिटी भी अच्छी है। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो तो बिकना कम हो जाएगा और हमारा नुकसान होगा, ठीक है, नुकसान तो हो रहा है। बट इसको देखकर ये सीखेगी हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री की जो इंडस्ट्री है जिसने ये कॉटन जैकेट बनाई है कि नहीं भाई साहब, कॉम्पिटिशन आ रहा है, अब मुझे सस्ते रेटों पर अच्छी क्वालिटी देनी होगी तब बिजनेस चलेगा। तो ये क्या करेंगे, ये भी अपने रेट को कम करेंगे, कल को चलो ये 400 कर देगा, 550 कर देगा, कोई बात नहीं, और अपनी क्वालिटी को इससे बेहतरीन बनाने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री में फाइन गुड्स प्रोड्यूस होंगे। तो जब हम फ्री ट्रेड करते हैं तो उससे कंपटीशन इंक्रीज होता है, प्राइस, जनता का भला होता है। अब हमें जो 1000 रुपये देने पड़ रहे थे एक जैकेट खरीदने के लिए, अब हमें 500 में भी उसको ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा तो भला हुआ ना उससे, और कंट्री का ओवरऑल भरा नहीं हो रहा था। अगर इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीदे हम 500 का, जब इसने सीखा नहीं भाई कंपटीशन है, मैं कम की बनाता हूँ, 400 की बनाता हूँ, 550 की बनाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, तो उससे हमारा भला हुआ, क्वालिटी भी अच्छी मिली, प्राइस भी कम मिल गया। इससे जो है हमारा फ्री ट्रेड होने से फास्टर ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब कंसर्न्स है रिलेटेड टू फ्री ट्रेड कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फ्री ट्रेड ने क्या कर दिया है, डेवलपिंग कंट्रीज को जो है अनफेवरेबल कंडीशन से एक्सपोज कर दिया। ये जो वेल्दी कंट्रीज है ये आके हमारे मार्केट में एंटर करिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन ही आप देख लो, अब हम ज़्यादातर फॉरेन ब्रांड्स के यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बिकॉज ऑफ प्राइसिंग ऑल्सो, ठीक है, इतना हमारी कंट्री के हम नहीं यूज़ कर रहे, देयर आर मेनी अदर चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि एक कंट्री खुद को इवॉल्व नहीं कर पाती है, अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर इवॉल्व नहीं कर पाती है, बाहर के देशों से सस्ते रेटों पर चीज़ें गुड क्वालिटी की वजह से हम लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। द रिस्क ऑफ डंपिंग वेयर गुड्स आर सोल्ड आर्टिफिशियली लोअर प्राइस इन डिफरेंट मार्केट कैन हार्म डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, ठीक है। अब ये लोग ना डंपिंग भी प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे गुड्स को अलग अलग प्राइसेस पे सोल्ड करा जा रहा है डिफरेंट मार्केट में, इससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को काफ़ी तंगी झेलनी पड़ती है। अब एक बार इसे रीड करो, वेल्दी कंट्रीज में प्रोटेक्ट देयर मार्केट वाइल एंटरिंग दोज ऑफ डेवलपिंग नेशंस लीडिंग टू एन अनइवन प्लेइंग फील्ड। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो मार्केट में ही आके अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, बट हमारे लिए इनकी कंट्री के मार्केट में जाके प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल है। ये बहुत इंपोर्ट्स लगा देते हैं, बहुत टैक्सेस लगा देते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, आई मीन टू से हमारा तो प्रोडक्ट वहाँ जाके हम बेच नहीं सकते, और इनको तो खुली छूट आ गई, हमारी कंट्रीज़ में डंप कर रहे हैं अपने सामान को। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। डंपिंग मतलब क्या है, सेलिंग अ कमोडिटी एट अ डिफरेंट प्राइसेस इन टू कंट्रीज फॉर अ रीज़न अनरिलेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट, कि एक कंट्री में आप एक प्रोडक्ट 500 का बेचो, दूसरे में 1000 का। दिस प्रैक्टिस कैन अंडरकट लोकल इंडस्ट्रीज इन द इम्पोर्टिंग कंट्री, ठीक है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे क्रिएट होती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, ये GATT से सक्सेसर में बना था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गया था 1 जनवरी 1995 को। इसका पर्पस क्या है, फ्री एंड फेयर ट्रेड पूरे वर्ल्ड में करवाना, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बनाना, डिस्प्यूट टू कंट्रीज में उसे सॉल्व करवाना, ठीक है, एक्सटेंड टू ट्रेड इन सर्विसेज ऑल्सो, कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया हमारा, बैंकिंग हो गया, इंटेलेक्चुअल जो है कुछ भी क्या लिखा है यहाँ पे, एंड इश्यूज लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब चीज़ों के ऊपर भी फैसिलिटेशन कराना इसकी जिम्मेवारी है। इसको बहुत क्रिटिसाइज करा जाता है कि ज़्यादा जो ये पॉलिसी बनाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़े बड़े नेशंस के हक पे बनाता है, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो ये ऐसी जो है हमारी फेवरेबल पॉलिसीज़ नहीं बनाता। इनके ऊपर कंसर्न है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कि जब ये ट्रेड फैसिलिटेट कराते हैं तो ये ना ही सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, ना ही चाइल्ड लेबर हो रहा है कहीं पे, कई लेबर के राइट्स जो है ख़राब होने, हेल्थ का लोगों की, इन्वायरमेंट का ऐसा डैमेज हो रहा है, इस सब का ध्यान नहीं रखते। इन्हें बस मतलब है कि भैया हम ट्रेड करा दें, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, जो आपकी बुक में बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ में दे रखा है। रीजनल ट्रेड ब्लॉक क्या होता है, यानी कि एक समय ऐसा होता है कंट्रीज़ के बीच में, ऐसा पुराने ज़मानों से चलता आया
कि जो आसपास की कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने बीच में ट्रेड को एनकरेज करा कि हम जो आपस में पड़ोसी देश है हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, उस पर ज़्यादा तारीफ्स नहीं लगाएंगे, ज़्यादा टैक्सेस नहीं लेंगे और फ्रीली आपस में हम लोग ट्रेड किया करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम जो है बाहरी कंट्रीज़ पे मतलब एक दूसरे की वो पड़ोसी हैं तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक टाइप का हो गया ना कि तो जो जैसे कि EU के बारे में आप पढ़ते हो, यूरोपियन यूनियन है आज के समय। यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मिलिट्री एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल भी है, बट जो वो स्टार्ट हुआ था वो ट्रेड वाली कोलैबोरेशन को लेकर हुआ था। एशियान के बारे में आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो, वो भी किस पे होता, ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए हुआ था। तो ट्रेड, और साउथ इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें, साउथ एशिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो हमारी कंट्रीज़ ने भी, जो हमारी साउथ एशिया की कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान और आप मान लो बांग्लादेश, श्रीलंका, हम सब ने भी कोशिश करी है आपस में ट्रेड फैसिलिटेट करने की। तो इसको हम कहते हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ठीक है। ओवर 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जनरेट 52% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड फॉर्म ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोमोटिंग रीजनल ट्रेड। क्योंकि कई बार जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, यूरोप है, सेंट्रल यूरोप है, वेस्ट यूरोप है, ये जो ब्लॉक्स बन जाते हैं तो इनके बीच में अपना ये लोग ट्रेड फैसिलिटेट कराने के लिए कोई रीजनल ट्रेड ब्लॉक बना लेते हैं, एलिमिनेट करते हैं इनका में ज़्यादा तारीफ ना लगे। पोटेंशियल चैलेंजेस इन मेंटेनिंग फ्री ट्रेड बिटवीन डिफरेंट ब्लॉक्स में अरेस्ट इन फ्यूचर, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम, कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या लिमिटेशन है, क्या हमारी कंसर्न है पर्टिकुलर टाइम पे। सबसे पहले, प्रमोट स्पेशलाइजेशन, हाइयर प्रोडक्शन, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड कल्चरल एक्सचेंज, इसकी वजह से ये सब फैसिलिटेट होता है। कैन क्रिएट डिपेंडेंस, अनइवन जो है डेवलपमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से डिपेंडेंस है, अगर आपको टेक्नोलॉजी के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहना है तो आप रह ही रहे हो, ये नहीं कि आप खुद की अपनी बनाना, आप कहोगे चल ठीक है हो तो रहा है काम, हम डिपेंडेंट रहते हैं दूसरी कंट्रीज़ पे। अनइवन डेवलपमेंट होता है, कोई कंट्री किसी चीज़ से ज़्यादा पैसा कमा रही है तो वो बहुत डेवलप हो रही है, दूसरी अनडेवलप रह जाती है। एक्सप्लॉयटेशन होता है, कई बार बाहर की कंट्रीज ज़्यादातर क्या करती है, हमें एक्सप्लॉयट करती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स एमर्ज होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे रिसोर्सेज डिप्लीट होती जा रही है, हम मरीन लाइफ को हार्म कर रहे हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितना ग्लोबल मार्केट में ट्रेड ज़्यादा होगा उतने गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, सस्टेनेबिलिटी का हम ध्यान नहीं रखते हैं, एंड एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। आप लोगों के एक और रीज़न है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ध्यान रखती है, ना वो पॉल्यूशन देखती हैं, ना वो ये देखती है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, नहीं, ठीक है। इग्नोरिंग एनवायरनमेंट एंड हेल्थ इशू में लीड टू सीरियस फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, यही सबसे बड़ी हमारी कंसर्न है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल ट्रेड। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड करवाने में सबसे चीफ रोल किसका होता है, वो होता है हमारे वाटरवेज में हमने पढ़ा था, यानी कि ओशनिक ट्रेड रूट्स का, यानी कि जो हमारे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट, आपने इंडिया के इतने सारे पोर्ट के बारे में सुना होगा, मुंबई में, साउथ इंडिया में बहुत सारे जो हमारे एरियाज़ हैं साउथ इंडिया के, वहाँ पे पोर्ट से अलग अलग, वहाँ पे क्या होते हैं, शिप होते हैं, बहुत सारे हार्बर्स बने होते हैं, उन पे बहुत सारे कार्गोज़ होते हैं, उसमें सामान, गुड्स हमारे जो है लोड होते हैं, बाहर जाके एक्सपोर्ट करते हैं हम उन्हें, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स कार्गो से अनलोड होते हैं, ट्रक में बैठते हैं, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हार्बर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेड फैसिलिटेट कराने में, हार्बर्स का पोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड किस में, शिप में जाता है ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है हमारा, तो पोर्ट होते हैं, चीफ गेटवे होते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के, हमारे पोर्ट, ये फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ कार्गो एंड इवन ट्रैवलर्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गो शिप से, ठीक है। चलो, फैसिलिटेट्स क्या करते हैं ये, डॉकिंग, अनलोडिंग, लोडिंग, स्टोरेज ऑफ कार्गो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ नेविगेबल चैनल, इंपॉर्टेंस क्यों है इनकी, क्योंकि हमारे पास इतना सारा ओशन वाटर है तो हम नेविगेट करके अपने जो है मतलब अपने शिप्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोविज़न होता है टक्स का, बार्जेस का, लेबर का, मैनेजरियल सर्विस का, पूरा एक प्रॉपर जो है हमारे पास में क्या बन रखा है, मैकेनिज्म बन रखा है जिसके थ्रू हम फैसिलिटेट कर पाते हैं अपने ट्रेड को। जज्ड बाय कार्गो वॉल्यूम, क्या कार्गो क्या वॉल्यूम है, क्या वेट है, उसका मतलब नंबर ऑफ शिप कितने हो रहे हैं,
ठीक है, इसके बेसिस पे पोर्ट्स का वो जो है डिफ्रेंसिएशन हो रखा होता है कि एक पोर्ट पे कितने कार्गोज है, एक पोर्ट पे कितने शिप आके रुक सकते हैं। कोई छोटे पोर्ट होते हैं जहाँ से ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, कोई बड़े पोर्ट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे शिप्स आके रुकते हैं, बहुत सारे कार्गोज होते हैं। तो मैनेजमेंट्स चाहिए होती है पोर्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अब आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन भी होता है पोर्ट्स का, ऑयल पोर्ट्स यानी कि जहाँ से टैंकर्स रिफाइनरीज तक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल यानी कि डेवलप्ड एज रीफ्यूलिंग एंड प्रोविजनिंग पोर्ट्स लेटर बिकेम कमर्शियल, यानी कि जहाँ पे रीफ्यूल करा जाता है किसको, शिप्स को, ठीक है। नाउ पैकेज स्टेशन, फेरी पोर्ट्स फॉर पैसेंजर्स एंड मेल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस। एंटरपोर्ट पोर्ट्स, ये कौन से होते हैं, कलेक्शन सेंटर्स फॉर गुड्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज फॉर री एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कलेक्ट होते हैं गुड्स री एक्सपोर्ट करने के लिए। नेवल पोर्ट्स जो मिलिट्री वेसल्स के लिए यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल कोची इन इंडिया गिवन है आपको, और सबके एग्जांपल्स भी मैंने इस जो है टेबल में लगा दिए हैं। नाउ क्लासिफिकेशन लोकेशन पे करें तो इनलैंड पोर्ट होते हैं। इनलैंड पोर्ट जो सी होती है उससे थोड़ी दूरी पे होते हैं, ठीक है। ये लिंक करते हैं विया रिवर्स और चैनल्स को, जैसे मैनचेस्टर, मेम्फिस, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में रिवर के पास से ये पोर्ट जाता है हमारा, फिर वो जो है सी में मिक्स हो जाएगा, जाके शेप पर चलेगा रिवर से, ठीक है। आउट पोर्ट्स यानी कि डीप वाटर पोर्ट्स सर्विंग लार्जर शिप अनेबल टू डॉक एट पेरेंट पोर्ट्स, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, आउट पोर्ट्स कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन बाय कार्गो हैंडल, ठीक है। तो इसमें आता है इंडस्ट्रियल पोर्ट जो बल्कि मटेरियल को यूज़ जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे ग्रेन, ऑयल, केमिकल। देन कमर्शियल पोर्ट, ये हैंडल जनरल कार्गो जैसे जो पैकेज होते हैं, मैन्युफैक्चर गुड होते हैं, पैसेंजर के लिए भी। एंड देन आता है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, ये बोथ बल्क और जनरल कार्गो इन वॉल्यूम्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनका तो मैंने पूरा टेबल बना दिया जिससे यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईजिली, एंड ये सारे आपको मेरे इंस्टाग्राम नोट्स में मिल जाएंगे। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड भी कंप्लीट होता है। एंड गाइज विद दिस हमारी ज्योग्राफी की पहली बुक कंप्लीट हो गई है। मैंने सेकंड बुक भी कंप्लीट करा दिया, वो भी जाके आप पढ़ सकते हो मेरे चैनल से, एंड नोट्स इंस्टाग्राम आईडी से एक्सेस कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।